नमस्कार। संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका की निगरानी और जवाबदेही तय करने के लिए विधायिका के पास कई तरह के तरीके हैं। उसमें प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण है। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल की कार्यवाही के दौरान विभिन्न विषयों से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं, जिसका जवाब संबंधित मंत्रालयों की ओर से दिया जाता है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े विषयों पर सदस्यों ने सवाल पूछे, जिसका संबंधित मंत्रालय की ओर से जवाब दिया गया। आज के कार्यक्रम का पहला सवाल जुड़ा है साइबर धोखाधड़ी निवारण तंत्र से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद नवीन जिंदल ने। उन्होंने उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से पूछा कि साइबर धोखाधड़ी के निवारण के लिए वर्तमान तंत्र का ब्यौरा क्या है। क्या सरकार ने राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर साइबर धोखाधड़ी निवारण तंत्र में सुधार करने के लिए कोई प्रयास किए हैं? अगर हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है? साइबर धोखाधड़ी की बढ़ती शिकायतों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? इस सवाल का जवाब उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री BL वर्मा ने दिया। उन्होंने बताया कि भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था राज्य के विषय हैं। सरकार ने साइबर अपराधों से व्यापक और समन्वित तरीके से निपटने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों को एक ढांचा और इकोसिस्टम प्रदान करने के लिए एक संबद्ध कार्यालय के रूप में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की स्थापना की है। सरकार ने जनता को सभी प्रकार के साइबर अपराधों की रिपोर्ट करने में सक्षम बनाने के लिए राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल cybercrime.gov.in लॉन्च किया है। इस पोर्टल पर रिपोर्ट की गई साइबर अपराध की घटनाओं को कानून के प्रावधानों के अनुसार आगे की कार्रवाई के लिए स्वचालित रूप से संबंधित राज्य, संघ राज्य क्षेत्र की कानून प्रवर्तन एजेंसी को भेज दिया जाता है। वित्तीय धोखाधड़ी की तत्काल रिपोर्टिंग और धोखेबाजों द्वारा धन की हेराफेरी को रोकने के लिए नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली शुरू की गई है। अब तक 9,94,000 से अधिक शिकायतों में 3,431 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय राशि बचाई गई है। गृह मंत्रालय ने साइबर अपराध के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ ही SMS के माध्यम से संदेशों का प्रसार, I4C सोशल मीडिया अकाउंट यानी X, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, रेडियो अभियान, बहुल मीडिया में प्रचार के लिए MyGov को शामिल करना, राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के सहयोग से साइबर सुरक्षा और सुरक्षा जागरूकता सप्ताह का आयोजन, किशोरों छात्रों के लिए हैंडबुक का प्रकाशन, डिजिटल गिरफ्तारी और साइबर अपराधियों के अन्य कार्यप्रणाली पर समाचार पत्र विज्ञापन, डिजिटल गिरफ्तारी पर विशेष पोस्ट बनाने के लिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का उपयोग, रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों पर डिजिटल डिस्प्ले शामिल हैं। गृह मंत्रालय ने सभी राज्य, संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल cybercrime.gov.in और टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1930 का व्यापक प्रचार करने के लिए परामर्श जारी किए हैं। उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा संचालित राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन देश भर में उपभोक्ताओं के लिए मुकदमा पूर्व स्तर पर शिकायत निवारण के लिए एकल पहुंच बिंदु के रूप में उभरी है। उपभोक्ता देश भर से 17 भाषाओं में टोल फ्री नंबर 1915 के माध्यम से अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। इन शिकायतों को अपनी सुविधा के अनुसार विभिन्न माध्यमों व्हाट्सएप, SMS, मेल, NCH ऐप, वेब पोर्टल, उमंग ऐप के माध्यम से एकीकृत शिकायत निवारण तंत्र एक ओमनी चैनल IT सक्षम केंद्रीय पोर्टल पर पंजीकृत किया जा सकता है। 1022 कंपनियां जिन्होंने अभिसरण कार्यक्रम के तहत NCH के साथ स्वेच्छा से भागीदारी की है, अपनी निवारण प्रक्रिया के अनुसार सीधे इन शिकायतों का जवाब देती है और पोर्टल पर शिकायतकर्ता को फीडबैक देकर जवाब देती है। जिन कंपनियों ने राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के साथ भागीदारी नहीं की है, उनके खिलाफ शिकायतों को निवारण के लिए कंपनी की ईमेल ID पर भेज दिया जाता है। उपभोक्ताओं को ई-कॉमर्स के अनुचित प्रसार प्रथाओं से बचाने के लिए उपभोक्ता मामले विभाग ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के प्रावधानों के तहत उपभोक्ता संरक्षण नियम 2020 को अधिसूचित किया है। ये नियम अन्य बातों के साथ ही ई-वाणिज्य संस्थाओं की जिम्मेदारियों को रेखांकित करते हैं और ग्राहक शिकायत निवारण के प्रावधानों सहित मार्केटप्लेस और इन्वेंट्री ई-कॉमर्स संस्थाओं की देनदारियों को विनिर्दिष्ट करते हैं। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 18 के जरिए प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए पहले ही डार्क पैटर्न की रोकथाम और विनियमन के लिए 30 नवंबर 2023 को 13 विनिर्दिष्ट डार्क पैटर्न को सूचीबद्ध करते हुए डार्क पैटर्न की रोकथाम और विनियमन के लिए दिशा निर्देश 2023 जारी किए हैं। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद DM कथीर आनंद और आनंद भदौरिया ने। इन सांसदों ने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से पूछा कि क्या सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने देश में इसके द्वारा संचालित योजनाओं के अंतर्गत अनेक सौर ऊर्जा परियोजनाओं का कार्यान्वयन किया है। अगर हाँ, तो ब्यौरा क्या है? क्या SECI द्वारा आवंटित सौर परियोजनाओं को आज की तिथि तक चालू किया गया है? अगर हाँ, तो ब्यौरा क्या है?
क्या ACCI ने निजी कंपनियों और राज्य सरकारों के साथ बढ़ी हुई दर पर विद्युत क्रय संबंधी समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? अगर हाँ, तो ब्यौरा क्या है? क्या विद्युत क्रय समझौतों में रिश्वतखोरी के मामलों की भी सूचना मिली है? अगर हाँ, तो ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है? इस सवाल का जवाब नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत राज्य मंत्री श्रीपद यसो नाइक ने दिया। उन्होंने बताया कि 30 नवंबर 2024 की स्थिति के अनुसार सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने योजना निविदाओं के अंतर्गत लगभग 43.3 गीगावाट की सौर परियोजनाएं आवंटित की हैं। 30 नवंबर 2024 की स्थिति के अनुसार सेकी योजना के अंतर्गत लगभग 15.6 गीगावाट सौर परियोजनाओं चालू की गई हैं। आगे अपने जवाब में उन्होंने बताया कि योजना निविदाओं के अंतर्गत सेकी राज्य सरकारों के साथ विद्युत खरीद करार पर हस्ताक्षर नहीं करता। सेकी की अपनी परियोजनाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों के साथ सेकी द्वारा हस्ताक्षरित PPA के भाग के रूप में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय को रिश्वतखोरी के मामलों के संबंध में कोई आधिकारिक दस्तावेज प्राप्त नहीं हुए हैं। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है B11 संवर्धन सुविधा से। सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद डॉक्टर भोला सिंह और आलोक शर्मा ने। उन्होंने परमाणु विभाग से पूछा कि भारत की सेमीकंडक्टर विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने के लिए B11 संवर्धन सुविधा की स्थापना करने के लिए विशिष्ट उद्देश्य क्या है। इस सुविधा से वैश्विक सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला में भारत को एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में किस प्रकार स्थापित किए जाने की आशा है। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए निजी उद्योगों और शैक्षणिक संस्थाओं के साथ किए गए सहयोग के प्रयासों के साथ ही रोजगार सृजन के संभावित और इस पहल से प्रत्याशित आर्थिक लाभों का ब्यौरा क्या है। इस सवाल का जवाब दिया प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। उन्होंने बताया कि देश में पहली बार B11 आइसोटोप संवर्धन के लिए प्रौद्योगिकी विकास के लिए छोटे पैमाने पर उपलब्ध सुविधा B11 समृद्ध बोरिक एसिड का उत्पादन करती है। B11 समृद्ध बोरिक एसिड B11 समृद्ध BF3 गैस के उत्पादन के लिए कच्ची सामग्री है जो अर्धचालक उद्योग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आवश्यक सहयोगी कार्य के लिए निजी उद्योगों और शैक्षणिक संस्थानों की अभिनिर्धारण के लिए अर्धचालक प्रयोगशाला मोहाली के साथ चर्चा की गई है। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान से। सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद विद्युत बरन महतो, कमलेश जांगड़े, लुम्बा राम और अनुराग शर्मा ने। इन सांसदों ने खान मंत्रालय से पूछा स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान के अंतर्गत 510 कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है और इन कार्यक्रमों में समुदायों के कितने सदस्यों ने भाग लिया और उनकी प्रभावशीलता के बारे में क्या प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है। क्या इन आयोजनों के दौरान सफाई मित्रों को कोई सम्मान या सहायता प्रदान की गई? अगर हाँ, तो ये उनके योगदान को किस प्रकार दर्शाता है। क्या सरकार ने स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान के अंतर्गत जांजगीर चांपा में कोई कार्यक्रम आयोजित किया है? अगर हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है। इस सवाल का जवाब कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने दिया। उन्होंने बताया कि खान मंत्रालय और इसके क्षेत्रीय संगठनों ने देश भर में कुल 609 कार्यक्रम आयोजित करके स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान में सक्रिय रूप से भाग लिया। इस बारे में पूरी जानकारी स्वच्छता ही सेवा पोर्टल में विधिवत दी गई है। इन कार्यक्रमों में जिला और स्थानीय प्राधिकरणों, सेना, पुलिस और स्थानीय समुदाय के सदस्यों सहित 40,830 लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रमों के बारे में सर्वसम्मति बहुत सकारात्मक और उत्साहजनक है। खान मंत्रालय ने अपने क्षेत्रीय संगठनों के सहयोग से स्वच्छता ही सेवा अभियान के दौरान सफाई मित्रों के बहुमूल्य योगदान को माना। उनके समर्पण को सम्मानित करने के लिए निवारक स्वास्थ्य जांच शिविर और PPE किट और सुरक्षा सामग्री वितरित करके विशेष पहल की गई। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन के अधिकारियों के सहयोग से TB जांच शिविर लगाया गया, जिसमें सफाई मित्रों के स्वास्थ्य और कल्याण की सुरक्षा के महत्व पर जोर दिया गया और सभी सफाई मित्रों को उनकी सेवाओं के सम्मान में प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। इसके अलावा सभी सफाई मित्रों को जूते, टी-शर्ट और टोपियां भी वितरित की गई। SHS 2024 पोर्टल पर उपलब्ध ब्यौरे के अनुसार इस अभियान के दौरान जांजगीर चांपा में कोई कार्यकलाप नहीं किए गए। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है अटल ज्योति योजना से। सवाल को पूछा है राजेश भाई नारायण भाई चुड़ासमा ने। उन्होंने ये सवाल नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से पूछा और उन्होंने जानना चाहा कि अटल ज्योति योजना के लक्ष्य और उद्देश्य क्या है। गुजरात के विशेष संदर्भ में AJAY चरण 1 और चरण 2 के कार्य निष्पादन का ब्यौरा क्या है। गुजरात में AJAY के चरण 1 और चरण 2 में किन जिलों को चिन्हित किया गया है। क्या सरकार का विचार गुजरात के बाकी जिलों को शीघ्र ही शुरू करने वाले चरण 3 के अंतर्गत शामिल करने का है।
इस सवाल का जवाब नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत राज्य मंत्री श्रीपद येसो नाइक ने दिया। उन्होंने बताया कि अटल ज्योति योजना का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्रों में बेहतर प्रकाश व्यवस्था के माध्यम से जीवन की गुणवत्ता, सुरक्षा और संरक्षा में सुधार करने के लिए विभिन्न स्थानों पर सार्वजनिक उपयोग के लिए सौर स्ट्रीट लाइटिंग प्रणालियां उपलब्ध कराना था। अटल ज्योति योजना चरण 1 के अंतर्गत लगभग 1,45,000 सौर स्ट्रीट लाइट की स्थापना के लिए संबंधित जिला मजिस्ट्रेटों द्वारा जारी की गई स्वीकृतियों के अनुसार MPLADS निधि का उपयोग करके देश में कुल मिलाकर लगभग 1,35,000 SSL स्थापित की गई। इसी प्रकार अजय चरण 2 के अंतर्गत लगभग 1,50,000 SSL के लिए जारी कुल स्वीकृतियों में से देश में कुल मिलाकर लगभग 1,37,000 SSL की स्थापना किए जाने की सूचना प्राप्त हुई। स्वीकृत रूपरेखा के अनुसार गुजरात राज्य को अजय चरण 1 के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया था। अजय चरण 2 के अंतर्गत राज्य के 2 महत्वाकांक्षी जिलों को शामिल किया गया है। 2 आकांक्षी जिलों या नर्मदा और दाहोद के संबंधित जिलाधिकारियों से प्राप्त स्वीकृतियों के आधार पर इन जिलों में कुल 3,000 सौर स्ट्रीट लाइटों की स्थापना के लिए सभी 3,000 SSL स्थापित किए जाने की सूचना प्राप्त हुई है। अजय के चरण 3 को शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न दलों के सांसदों ने मंत्रालयों से जुड़े कई विषयों पर सवाल पूछे, जिसका सरकार की ओर से जवाब दिया गया। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है विश्व की सबसे बड़ी खाद्यान्न भंडारण योजना से। इस सवाल को पूछा है दर्शना सिंह ने। उन्होंने सहकारिता मंत्रालय से पूछा कि क्या सरकार सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी खाद्यान्न भंडारण योजना शुरू करने पर काम कर रही है। अगर हाँ, तो सरकार द्वारा इस योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है और इसका ब्यौरा क्या है। क्या सरकार खाद्यान्न भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए भंडागारों का निर्माण करने की योजना बना रही है। अगर हाँ, तो इसके आकार और परिमाण का ब्यौरा क्या है। ये योजना देश में खाद्यान्न की बर्बादी को रोकने और कीमतों को स्थिर रखने में किस प्रकार सहायक होगी। इस सवाल का जवाब दिया सहकारिता मंत्री अमित शाह ने। उन्होंने बताया कि सरकार ने 31 मई 2023 को सहकारिता क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना को मंजूरी दी है, जिसे पायलट परियोजना के रूप में शुरू किया जा चुका है। इस योजना में भारत सरकार की विभिन्न मौजूदा योजनाओं जैसे कृषि अवसंरचना कोष, कृषि विपणन अवसंरचना, कृषि यांत्रिकीकरण पर उपमिशन, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के अभिसरण से पैक्स स्तर पर विभिन्न कृषि अवसंरचनाओं जैसे गोदाम, कस्टम, हायरिंग सेंटर, प्रसंस्करण इकाइयों, उचित दरों की दुकानों की स्थापना करना शामिल है। इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार की विभिन्न मौजूदा योजनाओं जैसे कृषि अवसंरचना निधि, कृषि विपणन अवसंरचना स्कीम के अभिसरण के माध्यम से PACS को सब्सिडी और ब्याज अनुदान दिया जाता है। AIF योजना के तहत 2+5 वर्षों की ऋण चुकौती अवधि के साथ यानी 2 और उसमें 5 और वर्षों की ऋण चुकौती अवधि के साथ 2 करोड़ रुपए तक की परियोजना के लिए 3% ब्याज अनुदान प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त AMI योजना के अंतर्गत भंडारण इकाइयों के निर्माण के लिए PACS को 33.33% सब्सिडी प्रदान की जाती है। इसके अलावा AMI योजना के तहत PACS के लिए मार्जिन मनी की आवश्यकता को 20% से घटाकर 10% कर दिया गया है। पूंजी लागत पर भंडारण अवसंरचना के लिए सहायता, जिसमें 4 दीवारी, जल निकासी जैसी सहायक अवसंरचनाएं शामिल हैं। अब PACS को सहायक अवसंरचना पर अतिरिक्त सहायता दी जाती है, जो गोदाम घटक की कुल अनुमत सब्सिडी के अधिकतम 1/3 या वास्तविक राशि जो भी कम हो तक सीमित है। सरकार खाद्यान्न भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए पैक्स स्तर पर 500 टन से 2000 टन की विकेंद्रीकृत भंडारण क्षमता के गोदामों की स्थापना कर रही है। पैक्स स्तर पर विकेंद्रीकृत भंडारण क्षमता की स्थापना खाद्यान्न की बर्बादी को कम करने, देश की खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने, फसलों की मजबूत बिक्री को रोकने और किसानों को अपनी फसलों के लिए बेहतर मूल्य प्राप्त करने में सक्षम बनाने में मदद करता है, क्योंकि पैक्स खरीद केंद्र के साथ ही उचित दर दुकानों के रूप में भी काम कर सकती है। इसलिए खाद्यान्नों को खरीद केंद्रों तक ले जाने और फिर स्टॉक को गोदामों से FPS तक वापस ले जाने में होने वाली लागत को भी बचाया जा सकता है, जिससे देश में कीमतों को स्थिर किया जा सकता है। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों के उत्कृष्टता केंद्रों से। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ ने। उन्होंने शिक्षा मंत्रालय से जानना चाहा कि क्या सरकार जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों को उत्कृष्टता केंद्रों के रूप में विकसित कर रही है। अगर हाँ, तो ब्यौरा क्या है। पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान कितने जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों को मंजूरी दी गई है। अगर हाँ, तो स्तरोन्नयन के लिए राज्यों, संघ राज्य क्षेत्र को प्रदान की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है। इस
इस सवाल का जवाब दिया शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने। उन्होंने बताया कि एनईपी 2020 की सिफारिश के अनुसार सरकार ने देश के प्रत्येक DIET को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में परिकल्पित किया है, जिसमें उपयुक्त बुनियादी ढांचा और संसाधन सहायता होगी। निरंतर व्यावसायिक विकास के माध्यम से शिक्षकों को सशक्त बनाने की क्षमता होगी। अनुसंधान, संचालन और साक्ष्य आधारित प्रथाओं का विकास होगा। समावेशी शिक्षा से सहायता होगी। शैक्षिक संस्थानों, सामुदायिक संगठनों, उद्योग के बीच सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। BRC, CRC के साथ संस्थागत संबंधों को सुदृढ़ किया जाएगा। स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों को कवर करते हुए सेवा पूर्व और सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 से चरणबद्ध तरीके से समग्र शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना के तहत सभी कार्यात्मक 613 जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों को उत्कृष्टता केंद्रों के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। DIET COE कार्यक्रम के तहत DIET के उन्नयन के महत्वपूर्ण घटकों में समग्र शिक्षा के तहत वित्तीय सहायता भी शामिल है। अवसंरचना सुविधाएं, जिनमें शैक्षणिक ब्लॉक, पुस्तकालय ब्लॉक, कंप्यूटर कक्ष, सभागार, कौशल प्रयोगशालाएं, बाल वाटिका, शौचालय और स्वच्छता सुविधाएं होंगी। ICT और प्रौद्योगिकी सुविधाएं, इनमें स्मार्ट कक्षाएं, इंटरनेट सुविधाएं, डिजिटल हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑडियो वीडियो सहायता सामग्री जैसी सुविधाएं होंगी। सुरक्षा और संरक्षा सुविधाएं, इनमें CCTV निगरानी, अग्नि सुरक्षा उपाय, प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएं, चार दीवारी जैसी सुविधाएं होंगी। वहीं अन्य सुविधाओं में फर्नीचर, पेयजल, हरित परिसर, पार्किंग, कैंटीन, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली जैसी सुविधाएं होंगी। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के आधार पर सरकार ने 33 राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों के 125 DIET के उन्नयन के लिए 92,320 लाख रुपए की वित्तीय सहायता मंजूर की है, जिसमें से कुल 30,559 लाख रुपए 29 राज्य, संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्र प्रायोजित योजना समग्र शिक्षा के तहत DIET के उन्नयन के लिए केंद्रीय हिस्से के रूप में जारी किए गए हैं। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है डिजिटल साक्षरता से। सवाल को पूछा है संजय सेठ ने। उन्होंने शिक्षा मंत्रालय से जानना चाहा कि देश के विद्यार्थियों में डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए मंत्रालय द्वारा 2024 में कौन सी नई योजनाएं शुरू की गई हैं, इन योजनाओं को किस प्रकार वित्त पोषित किया जाएगा और इनके लिए अनुमानित बजट आवंटन क्या है। इन पहलों में विद्यार्थियों की भागीदारी के लिए कौन से विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। मंत्रालय किस प्रकार इन योजनाओं की प्रभावशीलता की निगरानी और मूल्यांकन करेगा। इन पहलों को ग्रामीण क्षेत्रों तक विस्तारित करने के लिए वहां क्या उपाय किए जाएंगे, अगर हाँ तो कौन सी कार्यनीतियां अपनाई जाएंगी। इस सवाल का जवाब दिया शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पैरा 4.23 में उल्लेख किया गया है कि डिजिटल साक्षरता, कोडिंग और संगठनात्मक सोच सहित सभी छात्रों द्वारा कुछ विषयों, कौशल और क्षमताओं को सीखा जाना चाहिए, जिन्हें विभिन्न डिजिटल पहल के माध्यम से बढ़ावा दिया जाता है। 17 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत अभियान के हिस्से के रूप में PME विद्या नाम की एक व्यापक पहल शुरू की है, जिसके तहत शिक्षा तक बहुमोड पहुंच को सक्षम बनाने के लिए डिजिटल, ऑनलाइन, ऑन एयर शिक्षा से संबंधित सभी प्रयासों को एकीकृत किया जाता है। PME विद्या पहल को समग्र शिक्षा योजना के तहत आवंटित बजट के माध्यम से सहायता दी जाती है और इसे NCERT के सहयोग से लागू किया जाता है। इन पहलों के घटक सभी राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों के सभी छात्रों के लिए निःशुल्क उपलब्ध है। क्योंकि शिक्षा समवर्ती सूची में है, इसलिए राज्य, संघ राज्य क्षेत्र अपनी आवश्यकताओं के अनुसार इन पहलों की प्रभावशीलता का उपयोग, निगरानी और मूल्यांकन करने के लिए NCERT के साथ सहयोग करते हैं। NCERT इन पहलों की गुणवत्ता पर नियमित प्रतिक्रिया प्रस्तुत करता है। PME विद्या के प्रमुख घटक भी डिजिटल साक्षरता बढ़ाने की दिशा में जुड़े हुए हैं और इसमें शामिल है DTH TV चैनल। इन चैनलों को 2024 को माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था। NEP के पैरा 24.4 में डिजिटल विभाजन को हल करने की परिकल्पना की गई है। इस तथ्य को देखते हुए कि अभी भी आबादी का एक बड़ा हिस्सा है जिसकी डिजिटल पहुंच अत्यधिक सीमित है, मौजूदा मास मीडिया जैसे टेलीविजन, रेडियो, सामुदायिक रेडियो का प्रसारण और दूरदर्शन प्रसारण के लिए बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाएगा। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट घोषणा के अनुसार 12 DTH चैनलों को 200 PME विद्या DTH TV चैनलों तक विस्तारित किया गया है, ताकि सभी राज्य, संघ राज्य क्षेत्र में कक्षा 1 से 12 सहित विभिन्न भारतीय भाषाओं में पूरक शिक्षा प्रदान कर सकें। चैनलों को CIET NCERT के साथ एक समझौता ज्ञापन के तहत राज्यों, संघ राज्य क्षेत्र और स्वायत्त निकायों को आवंटित किया गया है। वो सभी कार्यात्मक हैं। इसके अलावा 6 दिसंबर 2024 को भारतीय सांकेतिक भाषा को बढ़ावा देने और ISL में शिक्षण सामग्री की व्यापक पहुंच को व्यापक दर्शकों तक सुनिश्चित करने के लिए NEP 2020 की सिफारिश के अनुरूप
माननीय शिक्षा मंत्री ने एक समर्पित पीएम ई विद्या डीटीएच चैनल के माध्यम से श्रवण बाधित समुदाय के लिए सुलभ शिक्षण संसाधनों के माध्यम से समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने वाली एक समर्पित पहल शुरू की है। डिजिटली एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन सिस्टम और NIOS वेबसाइट यूट्यूब पर सांकेतिक भाषा में दृष्टि और श्रवण बाधितों के लिए विशेष ई सामग्री विकसित की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में छात्रों की डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए NCERT द्वारा डीटीएच चैनलों और यूट्यूब पर प्रतिदिन डिजिटल साक्षरता पर 1 घंटे की सामग्री प्रसारित की जाती है। दीक्षा राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों में स्कूल शिक्षा के लिए गुणवत्तापूर्ण ई सामग्री और सभी ग्रेडों के लिए QR कोड वाली सक्रिय पाठ्य पुस्तकें एक राष्ट्र एक डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने वाला राष्ट्रीय डिजिटल बुनियादी ढांचा है। NCERT दीक्षा प्लेटफॉर्म के माध्यम से निष्ठा पाठ्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है, जिसका एक उद्देश्य शिक्षक और स्कूल प्रमुखों को डिजिटल कौशल से सशक्त बनाना है, जिसका उपयोग छात्रों के डिजिटल साक्षरता को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। निष्ठा भारतीय भाषाओं में विभिन्न पाठ्यक्रमों को शामिल करता है। इसके तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित शिक्षण अधिगम में ICT को शामिल किया गया है। ये उल्लेख किया जाना चाहिए कि सभी निष्ठा एकीकृत शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रमों में स्कूल शिक्षा में प्रौद्योगिकी के उपयोग और एकीकरण शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन पर समर्पित पाठ्यक्रम मॉड्यूल है। देश भर में 63 लाख से अधिक शिक्षकों ने निष्ठा प्रशिक्षण पूरा कर लिया है। इसके अलावा कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए दीक्षा प्लेटफॉर्म पर कंप्यूटर विज्ञान के पाठ्यक्रमों में डिजिटल साक्षरता घटक शामिल है। दीक्षा प्लेटफॉर्म पर महत्वपूर्ण आलोचनात्मक सोच कौशल को बढ़ावा देने और रचनात्मकता के लिए जगह देने के लिए वर्चुअल लैब्स पर एक वर्टिकल बनाया गया है। देश भर के शिक्षकों और शिक्षक प्रशिक्षकों के लिए पीएम ई विद्या डीटीएच टीवी चैनलों के माध्यम से वर्चुअल लैब बोर्ड पर प्रशिक्षण आयोजित किया गया है।